जल्द ही मैं शादी करने वाली हूँ। काम खुद करो लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जाता है तो बहुत गुस्सा आता है। जितने लोगों ने किया है अभी तक बिग बॉस, सबके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। तो अंदर की लाइफ जितनी इजी बाहर दिखती है ना, उतनी है नहीं। इतनी फिल्मी लाइफ मेरी है नहीं जितनी सोच रही हो। ना इसको करूँ ताकि गायब कर दूंगी तुझे, ऐसा वाला है। कर रही है शादी या नहीं कर रही है, ऐसे पूछा था बस। Hello everybody, this is Manisha. Welcome back to the Social Nation show where we get candid with your favorite creators. Today we have a very special guest. She has been making waves in the Marathi content space with her travel and lifestyle content. You've seen her charm her way into our hearts on Big Boss Marathi 2024, and her journey as coconut-hearted girl continues to entertain us. So please give a warm welcome to the talented Ankita Prabhuwala-Walkar. Is the pronunciation right? Yes. Thank God. Oh, I was really scared. पहली बार किसी ने सही बोला है। Yes. Great. Now, how are you doing today actually? How's it going? Good. Great. All the vibe is set. Yes. Are you ready? Yes. Perfect. Now we start our podcast with one question, which is called What My Fans Don't Know. So you have to tell us one statement about your life that you're sure is not out there अभी तक. जो पता नहीं है वो नहीं पता हो तो ये अच्छा होता है एक्चुअली। हाँ, लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन या फिर जो मैं सोशल मीडिया पे करती हूँ दैट्स द ओनली इनकम सोर्स ऑफ माइंड, बट ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे इनकम सोर्सेस है। मेरा बिजनेस भी है, कुछ बिजनेस आप लोगों को पता है, कुछ बिजनेस आप लोगों को पता नहीं है। तो नहीं है वो अच्छा ही है, कभी तो बता दूंगी मैं। अभी तो जानना है यार हमें, ये क्या बात हुई? Okay, now we spoke about you being called the coconut-hearted girl. मुझे जानना है ये नाम पड़ा कैसे? How did it happen? Why the name coconut-hearted girl? ये मैंने खुद को दिया हुआ एक नाम है जो मैं ऐसे ही सोच रही थी। पहले मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी था वो पहले अंकिता PW ऐसा ही इनिशियल था। बस कि और कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल लोगों का होता है वैसे ही था। फिर मैं सोच रही थी लोगों के अजीब आईडीज देख के, यार मेरा भी कुछ तो होना चाहिए जो ऐसा खुद का हो और लोग उस नाम से मुझे जाने। और तब मैं टीचर थी, मतलब पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को साइंस मैथ्स वगैरह। तो एक बार पढ़ा रही थी, तब आया ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे कुछ तो आया था। तो मैं सोचा कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो सकता है तो कुछ कोकन ब्लडेड गर्ल ऐसा हो सकता है क्या। तो फिर मुझे ब्लडेड मतलब थोड़ा ज़्यादा खूनी वाला लग रहा है तो कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कोकन हार्टेड गर्ल रखते हैं, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। वो हुआ नहीं, एक्चुअली नेटवर्क का इशू था, कुछ हुआ नहीं, एरर आया तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो हो गया था। और मुझे फ्रेंड्स के फ़ोन आ गए कि ये क्या अजीबोगरीब नाम रखा है तूने, कोकन हार्टेड गर्ल मतलब क्या है। मैंने बोला मुझे अच्छा लगा यार, रख दिया, बट अभी वो ब्रांड बन गया है ऐसे अपने आप में। तो मैंने सोचा कि अच्छा किया तब मैंने। That's very interesting. I think what I loved about you also, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा था, रिसर्च किया था, how you so beautifully talk about your origin, where you are from. So tell us a little about your life then, कि आप पले बड़े कैसे हुए थे, how was life with your parents, I think you have a sister as well. Yeah. With your sister. तो जिंदगी कैसी थी कोकन में, शुरू कैसे हुई थी? नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल लाइफ कि गांव के स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, ये सब था। और शहर कभी देखा नहीं था, ऐसे था कि मुंबई में जाना है यार, कुछ तो करना है लाइफ में। तो मुंबई एक पता थी तब, वैसे पुणे ये वो ऐसा कुछ पता नहीं था, बस मुंबई में जाके कुछ तो करना है। बट ऐसे कुछ सोर्स नहीं था कि मेरे चाचा मुंबई में है तो मैं जाऊंगी और वहाँ पे कुछ करूंगी, ऐसा कुछ था नहीं। तो सब खुद से ही करना था। तो सर्च करके, तब इंटरनेट भी इतना नहीं था। जब मैं ई वाला आता था, अब तो सब वाईफाई ये वो कुछ नहीं था एक्सेस। ई आता था ना, इंटरनेट का ई वाला आता था, उस पे जितने वो लाइन्स आते थे तब नेटवर्क का। तो फिर कॉलेज में थी, इंजीनियरिंग किया मैंने। इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत सारे मुंबई के दोस्त मिले, तो उनसे फिर पता चला मुंबई के बारे में ये वो, और फिर मुंबई में आना हुआ। कैसे? इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने के लिए जैसे बाकी सब आते हैं वैसे मैं आ गई, मुंबई में आके टपक गई। और फिर मुंबई में मैं जॉब कर रही थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर मैं टीचिंग में आ गई। मैं IB स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस सिखाती थी। फिर मैथ्स और साइंस सिखाते सिखाते मुझे ये वाला यूट्यूब का जर्नी मेरा चालू हो गया, तो फिर मैंने वो स्किप किया, फिर इधर आ गई। बहुत चेंजेस बहुत सारे चेंजेस। MNC का लाइफ कैसा था आपका? एक साल क्या था? बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। मतलब जो काम खुद करो लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जाता है तो बहुत गुस्सा आता है।
every day. और ये हर जगह पे है। तब मुझे Correct. लग रहा था कि बस ऐसे ही जगह पे होता है, बट नहीं, ये हर जगह पे है कि खुद करो तो क्रेडिट कोई और लेके जाता है। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी ऐसे, कि अब गुस्सा ही नहीं निकाल सकते ना आपके सीनियर्स पे। Correct. आपको चुप बैठना होता है, वो होता नहीं है मुझसे। तो फिर सोचा कि नौकरी नहीं होगी, कुछ और करते हैं। Now, like you said, अभी आपने MNC में काम किया, but also you're a creator now. You're also a social worker, entrepreneur, YouTuber भी हो, resort owner भी हो। भाई कैसे? नहीं, रिजॉर्ट मेरा नहीं है, वो नहीं मेरे है? पापा का है। मैं बस But handle तो कर रहे हो ना हाँ, काम थोड़ा उसका? बहुत। So my question is, how on earth are you managing so many things together? कैसे कर कैसे इट्स रहे हो? ऑल अबाउट मी। जो मैं कर रही हूँ लाइफ में, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे ऐसे एक ही फ्रेम में बैठना अच्छा नहीं लगता कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग का ही काम करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। मैं बहुत फूडी हूँ तो मुझे अलग अलग डिशेस ट्राई करना अच्छा लगता है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तो जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं सोशल मीडिया पे दिखा रही हूँ। तो फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। तो मैंने ऐसा कुछ ये नहीं रखा है कि इस बाउंड्री में ही मैं काम करूँगी, और हो जाता है मैनेज। मुझे लग रहा है लोगों को यही करना चाहिए, जो दिल में आए करो। But what are the qualities of your mom and your dad that you think you've carried on from them? मेरे पापा की यहाँ से मैंने बिजनेस की क्वालिटीज़ ली है सब, क्योंकि वो भी एक बार में 3-4 बिजनेस हैंडल करते थे और Oh, हार्ड damn, वर्किंग यही से आया multitasking हार्ड आपका। वर्किंग है बहुत ज़्यादा। लेकिन उनका ऐसा है कि मैंने कर लिया, तू मत कर, तू जॉब कर। उनका उल्टा है। Okay. और माई मॉम, इसे क्या क्वालिटी लिया है? आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं हूँ वो उधर से है। Great. Yeah. Abhi, this year I think the highlight for you has been Big Boss Marathi 2024. So jumping to that, बताइए how has the journey been? How did it come to you? आपने लिया क्यों Big Boss? How was the journey in the house? कुछ let's start from there. मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था। मैं कभी फ़ैन भी नहीं थी बिग बॉस की, कभी देखना भी नहीं था। बट जब मुझे कॉल आया कि आप बिग बॉस करोगे क्या, तो मेरा फर्स्ट आंसर वाज नो, आई एम नॉट डूइंग दिस। क्यों? फिर नहीं, मतलब ऐसे क्या झगड़े क्या करूँ जाके, ऐसे था कि कितने झगड़े, कितना क्या। और ऐसा कभी सुना नहीं था किसी के बारे में कि बिग बॉस मस्त है, बिग बॉस एक अच्छा शो है। सब ऐसे ही बोलते थे, क्या यार, क्या झगड़े वाला शो है वगैरह ऐसा। तो मेरा आंसर था नहीं। और उसके पहले से ही बहुत रूमर्स थे कि अंकिता बिग बॉस में जा रही है, अंकिता बिग बॉस में जाएगी। Okay. आई थिंक लास्ट ईयर। और तब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे फॉलोअर्स के कि नहीं मत करना, कभी ये मत करना, ये मत जाना इधर। Okay. तो मैंने सोचा कि नहीं। फिर वापस से एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग। फिर मैंने ऐसे बोला कि करके देखूँ क्या। और फिर मैंने घर वालों को बोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 हफ्ते तक अंदर रहूँगी, उसके बाद मैं तो नहीं रुकने वाली, क्योंकि मेरे जैसों के लिए वो शो है नहीं। आराम से मुझे निकाल देंगे कि चली जा करके। तो फिर आई ने बोला कि अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मोबाइल के बिना ऐसे रह पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडिक्टेड मैं मोबाइल के लिए दिखती हूँ उनको बाहर, तो बोला कि नहीं कर पाएगी तू। मैंने बोला ट्राई तो करती हूँ। और फिर मैं गई अंदर, और जो बाहर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट था वो वहाँ पे मेरे लिए बहुत स्ट्रेस वाला था। बहुत स्ट्रेसफुल होता है। इट्स नॉट ईजी। लाइक जितने लोगों ने किया है अभी तक बिग बॉस, सबके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है, क्योंकि बहुत कम लोगों को आपने रोते हुए देखा होगा, लेकिन हर कोई अंदर रोता है। Okay. हर कोई, क्योंकि कैमरा हर में नहीं चीज़ का दिखता। स्ट्रेस होता है। तुम फ़ोन के बिना रह सकती हो, नहीं. लेकिन अंदर जाने के बाद ना फ़ोन की याद ही नहीं आती, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स ना, और इतनी निगेटिविटी और इतना सब होता है। बिग बॉस के पूरे जर्नी के बाद मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे बोला कि बहुत सारे जर्नलिस्ट अगर जो भी मिले वो बोल रहे थे कि बाहर जैसे तू थी ना, अंदर हमें वैसे तू दिखी नहीं, कि अगर तुझे कोई बाहर कुछ बोल देता है तो तू उसको रिप्लाई करती है। बाहर मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। अगर तुम अभी मुझे कुछ बोल रही हो, मैं तुम्हें आंसर करूंगी और मैं निकल जाऊंगी, मोबाइल लेके रील्स देखती बैठ जाऊंगी किधर। तो मुझे डील नहीं करना है ना तुम्हारे साथ। Correct. एक घर में नहीं रहना है, फेस नहीं करना है। बट वहाँ पे कुछ सोर्स ही नहीं है, तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही झगड़ना है, तुम्हारा ही मुंह देखना है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि सामने वाला जानबूझ के कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे ही कर रहा है, क्या उसको जवाब देना है? फिर इग्नोर करो। तो अंदर की लाइफ जितनी इजी बाहर दिखती है ना, उतनी है नहीं, बहुत I डिफिकल्ट। don't think anybody thinks it's easy. नहीं, बहुत से लोगों को लगता है, मैं बाहर आने के बाद देख रही हूँ लोगों को लग रहा था इजी है, इजी है। सोचे जितनों को इजी लग रहा है ना, सबको अंदर डालो। That's true. But tell us a little about your favorite moments in the show and like the worst moment. क्या हुआ? फेवरेट मोमेंट, जब मेरे पापा पहली बार मुंबई आए थे,
उन्होंने पहली बार सिटी में, मतलब मुंबई में पहली बार आए थे ना, बिग बॉस की वजह से आए थे। ओह रियली? कभी आए नहीं थे मुंबई में। damn, और okay. मैं पहले से बोलती थी कि शायद इनके लिए कोई रियलिटी शो मुझे करना पड़े कि ये मुंबई में आएंगे। फिर भी बोलते थे कि मैं नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, Okay. मुझे मुंबई आना नहीं है, मुझे शहर देखना ही नहीं है। और जब मैं बिग बॉस में थी, बिग बॉस में जाने के पहले मैंने बोला था उनको कि मत आना बिग बॉस में अभी, क्योंकि पता नहीं मैं इतने वीक्स रहूँगी या नहीं, पता नहीं। अगर मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ तो आना मत, क्योंकि आप आने के बाद बहुत कॉन्शियस हो जाओगे कैमरा की वजह से और कुछ बोलोगे नहीं। और अंदर मुझे ये गिल्ट होगा कि मेरे बाबा पहली बार मुंबई आए लेकिन मैं उनको घुमा नहीं पाई, मुंबई दिखा नहीं पाई, मैं अंदर रहूँगी, तो बेटर आना ही मत, मुझे और गिल्ट मत देना। और अंदर जब मैं थी तो मुझे लगा कि नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से बाबा आ गए, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था। वर्स्ट देखा जाए तो बहुत सारे थे, ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे, मेरे लिए तो बहुत से दिन वर्स्ट ही थे। So about Big Boss only, who's the one person you met on the show that you are glad that you did? वैसे तो बहुत से लोगों को मैं पहले से जानती थी, जिनको मैं पहले मिली भी थी, लेकिन जिनको मैं मिली नहीं थी और जो वहाँ पर मुझे मिले वो थे पंढरीनाथ कांबळे, जो मराठी एक्टर है, जिनको मैं पहले कभी मिली नहीं थी और शो में मिली, और लेकिन मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी बहुत सारे लोगों को मैं मिली थी और मैं उनको जानती थी, तो नहीं जानती थी उनको, मतलब डीपी दादा है, उनको जानती थी, तो पहले से एक बॉन्ड था जो अंदर जाके और अच्छा हुआ बॉन्ड। लेकिन जिनको मैं जानती नहीं थी लेकिन एक बॉन्ड बना, वो है पैडी दादा। But what do you think एक लेसन जो आप कैरी करोगे जिंदगी में बिकॉज ऑफ बिग बॉस, तो वो क्या होगा? लेसन बहुत सारे हैं वैसे देखा जाए तो, जो आप कैरी करते हो, ऐसे लोगों को बताने के लिए भी ना हो तो ठीक है, कोई ना, दिखाने के लिए कुछ मत करो, डू व्हाट योर हार्ट सेज। जो अपने दिल को लगे ना ये सही है तो सही जगह पे बोलो। अगर आपको लग रहा है कि इधर बोल के कुछ फायदा है नहीं, ये ऐसी है, तुम छोड़ दो। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि अच्छा दिखने के लिए कुछ अच्छा करो, जो जैसे हो वैसे रहो। That's fair, man. I think staying silent in situations sometimes also is very important. आप बिग बॉस के बारे में बात ही कर रहे हैं तो आई नो मीटिंग रितेश देशमुख आई थिंक वुड हैव बीन क्वाइट द हाईलाइट फॉर यू। आई वांट टू नो, क्योंकि वो इतने बड़े इंस्पिरेशन है महाराष्ट्र लोगों के लिए इन जनरल, सो आई वांट टू नो व्हाट इज द फर्स्ट मोमेंट लाइक व्हेन यू मेट हिम, हाउ वाज इट, हाउ डिड यू फील? नहीं, पहली बार जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कभी गुस्सा करेंगे ही नहीं, कैसे गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा साइलेंट पर्सनालिटी है, ऐसे वो ज़्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करते। बट एक बार मैंने उनका गुस्सा देखा था, बट समझ में नहीं, फिर मैं ऐसे सोच रही थी गुस्सा कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे बात करके। ये क्या बातें हुई आप दोनों के बीच? नहीं, नॉर्मल बिग बॉस के अलावा और कुछ बातें हुई ही नहीं कभी। Really? इतना टाइम मिला ही नहीं ना, हम लोग तो पूरे टाइम अंदर ही थे। बाहर आने के बाद फिनाले का शूट, फिर घर जाने की खुशी तो निकल गए, बट ऐसी कुछ पर्सनली कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई उनके साथ? कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता किसी कंटेस्टेंट के साथ हुआ रहेगा विनर को छोड़ के, क्योंकि वो उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ये वो चला था, बट हमारा तो नहीं, किसी कंटेस्टेंट का नहीं हुआ। आई थिंक शो में ही आल्सो अप्रिशिएटेड योर वर्क ना, लेकिन रितेश। हाँ, बट वो सामने थोड़ी होता है, वो आप लोगों को क्या दिखा है वो मुझे नहीं पता है ना। True. मैंने अभी तक एपिसोड्स भी नहीं देखे और मुझे देखने भी नहीं है। क्यों? नहीं, मुझे नहीं देखना है, वापस से दिमाग खराब हो जाएगा। अरे एडिट्स तो देखे होंगे जो लोग बना रहे। रील्स मैंने देखे, बाहर आने के बाद बहुत सारे रील्स देखे मैंने, बट मैंने एपिसोड्स पूरे नहीं देखे। क्यों? ये क्या कॉन्शियसनेस क्यों है? नहीं देखना, क्योंकि बिग बॉस जितना मैंने देखा है, बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो, बट बिग बॉस इज वेल एडिटेड शो। दैट्स ट्रू। जो हमने 24 घंटे अंदर निकाले हैं उसमें से कुछ पार्ट आप लोगों को दिखाया गया है, तो कुछ पार्ट देख के मुझे ऐसे लगेगा ये वाला क्यों नहीं दिखाया, यही क्यों दिखाया, उससे अच्छा छोड़ दो और आगे चलो। बट सच्ची में स्क्रिप्टेड नहीं है? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है ना। Oh, great. Okay. Now I also, while doing my research, saw, I mean, everybody knows YouTube पे you've written कि आप रोज पोस्ट करते हो, you post on a daily basis. ये तो अभी चालू किया है मैंने आफ्टर बिग but बॉस। that's mad. How do you do it? How have you been doing it? How do you plan to continue doing that? नहीं, मुझे ही अभी स्ट्रेस आ रहा है। मैंने ये बिग बॉस के बाद चालू किया क्योंकि लोग ऐसे बोलने लगे कि अरे हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, 9 बजे तुम टीवी पे आती थी तो तुम्हें देखते थे, ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा कि चलो डेली व्लॉगिंग कुछ करती हूँ। Oh, that's why the time 9 p.m. 9 PM। तो मैंने वही टाइम रखा, बिग बॉस वाला ही टाइम रखा, और मैंने बोला कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी अभी करके। बट नहीं, मतलब ऐसे स्ट्रेस आता है कि कभी कभी ऐसा एक दिन तो ऐसा होता है ना कि मेरा आज मूड नहीं है कुछ करने का, लेकिन डेली व्लॉगिंग करना ही है, लोगों को तुम्हें देखना ही है। तो ये तो 1 महीने से ही मैं कर रही हूँ, तो अभी सीख रही हूँ। कभी कभी एक आध दिन स्किप हो रहा है मेरा, बट मैं कर रही हूँ मैनेज। How has it been? Who and all is involved in this team of making, or is it only you?
कभी कभी तो मैं खुद रहती हूँ, अगर कहीं शूट करने जाऊँ तो होते हैं लोग, अदरवाइज मैंने ऐसे कुछ ट्रैवल वगैरह अभी तक किया ही नहीं है बिग बॉस से आने के बाद। अभी तो मेरा शादी का प्रिपरेशन चालू है तो मैं खुद ही सब Yes. कर रही हूँ। तो एडिट वेडिट कौन कर रहा है अभी, आप ही कर रहे हो कि मैं भी करती हूँ, टीम मेंबर्स भी करते हैं। सो व्हाट डू यू Depends. लाइक डूइंग द मोस्ट, शूटिंग ओनली ना? हाँ शूटिंग, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फैंसी सिनेमैटिक एडिटिंग वगैरह करके डालूँ तो ही लोग देखेंगे। उल्टा मैं सिनेमैटिक वगैरह डालती हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको रैंडम चाहिए, बस मैं बात करती रहूँ और लोग देखते रहे, ऐसा चाहिए। Because that's the relatability हाँ. factor that the audience gets in. Okay, perfect. Now going back to your family, tell us a little about your relationship between you and your sister. कैसे रहा है? बड़ी बहन का रिलेशन कैसे होता है, थोड़ा मम्मी वाला, थोड़ा सा ऐसा कि रोब जमाओ अपनी छोटी बहनों पे, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। तो मुझे वही टेंशन था जब मैं बिग बॉस में जा रही थी, तो कि कैसे होगा, ये दोनों मेरे भरोसे मुंबई आए, अभी मेरे साथ ही रहते हैं, तो मैं जाऊंगी तो इनके साथ मतलब कैसे क्या ये डील कर पाएंगे या नहीं कर Sister पाएंगे। and mother, that is. नो माय 2 सिस्टर्स, दो बहनें आप? 2 बहनें छोटी, और तीनों के बीच 5-5 साल का गैप है। Wait, you're the eldest? यस, And then 2 या younger ones, oh god. सो मिडिल वन इज डूइंग एमकॉम, उसका हो गया है अभी, वो बैंक एग्जाम से कर रही है, और छोटी वाली इंजीनियरिंग कर रही है। Oh तो god. दोनों पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि इनको अगर कुछ ज़रूरत होगी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आदत ही नहीं है, हर चीज़ पूछने की आदत है, ताई ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, तो कैसे करेंगे, वो स्ट्रेस था, बट कर लिया उन्होंने। तो बाहर आते आते मुझे ये डर लगने लगा कि अभी इनको ऐसे होगा, तू चाहिए ही नहीं, हम सीख गए, हमारा सब तो चाहिए ही नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे लगा, बट हो गया सब। Well, that's amazing. Yeah, so all three of you all are staying here in Mumbai Yes. only abhi. So how are the parents are okay with it? हाँ, अभी आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ करो, जॉब करो, उसके लिए बाहर निकलो, ये तो उनका पहले से ही था। उनको मनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। और लड़की हो तो कैसे करोगी, क्या करोगी, ये कभी नहीं था मेरे घर में। That's कि amazing. करो, बस कुछ तो करो, खुद के पैर पे खड़े हो जाओ, और फिर शादियाँ करो। तब तक शादी नहीं करनी जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक, मेरी माँ ने तो मुझे एक सर्टेन फिगर दिया था, इतना बैलेंस नहीं होता तब तक तू शादी नहीं करेगी। अरे तो आप कर रहे हो तो हो गया वो बैलेंस, हो गया। बट आई थिंक एज एन एल्डर सिस्टर ये प्रेशर बना रहता है कि अगर मैं कुछ गलत कर दूं और मेरी बहनें ये मुझसे सीखेंगी। हाँ, बहुत होता है, बहनें सीखेंगी नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि ये मेरे से ये गलती हुई है, ये मेरी बहनों के साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं उस हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस देती रहती हूँ उनको। तो मुझे मान बहुत, लेते हैं रेस्ट्रिक्शंस? हाँ? आपकी रेस्ट्रिक्शंस मान लेती है बहनें? हाँ, भाई कैसे, ये कौन सी बहन है आपकी? मान लेती है, मतलब ना इच्छा ना होते हुए भी मान लेती है कभी कभी, बट मान लेती है दोनों कि हाँ ताई ने बोला है तो नहीं करना है, ताई को पूछ के करना है, ऐसा बट करती है। अरे अब मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं अपनी बहन की एक बात भी नहीं मानती हूँ। छोटी हो क्या? मैं छोटी हूँ, एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है मेरी। सो आई तो डोंट, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मान कैसे रहे आपकी ये वो बहन? मानती है, नहीं तो ऐसी कोई अगर चीज़ है उनको नहीं माननी है तो वो मुझे मनाती है, फिर तो ओके चलो करो, ऐसे तो हो आप जाता भी है। मान लेते हो, हाँ. तो वो अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू योर वर्क इन सॉन्ग्स, योर फैंस लव योर सॉन्ग्स कसे विसरू एंड तुझ मोरिया। हाँ, सो टेक अस बैक इन दोनों गानों के सेट्स पे। हाउ डिड यू गेट दिस प्रोजेक्ट, हाउ इज इट वर्किंग ऑन द सेट्स, एनी फन स्टोरीज? नहीं ऐसा, मुझे पहली बार जब आया था तो मुझे सॉन्ग्स के बारे में कुछ पता नहीं था, ये शूट कैसे होता है, क्या होता है, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने बोला चलो करना है, कुछ देखा नहीं क्या है कैसा है, बस करना है, तो सीखने को मिलेगा कि कैसे शूट होता है या क्या, इसलिए मैंने वो किया था। और जो कसे विसरू सॉन्ग था वो मुझे पसंद आया, वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा, वो सॉन्ग बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने किया। तो एक्टिंग के बारे में, मतलब मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस थी, मैं ऐसे कैमरा फेस नहीं करती थी, कुछ नहीं, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना अच्छा नहीं लगता था, मैं बिल्कुल नहीं जाती थी स्टेज पे वगैरह। तो मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी है ना, ये एक मैं सीख रही हूँ इसमें, ये सीखना है, वो सीखना है, कैमरा को कैसे फेस करना है कि या क्या करना है, ये सब सीखने को मिला मुझे उस सॉन्ग्स के शूट के टाइम पे। ये कंटेंट क्रिएशन के पहले था? नहीं, उसके बाद ही, ये सब 2021 के बाद ही हुआ है। तो टेक अस बैक, टेल अस अ लिटिल बिहाइंड द स्टोरीज ऑफ हुआ क्या था इन दोनों सेट्स पे, एनी फन स्टोरीज? नहीं ऐसा कुछ फन स्टोरीज था ही नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम में शूट करना था। एक तो वो कसे विसरू का शूट था, वो ऐसे था कि जिस दिन शूट है उसके पहले मैं एक सीरीज़ के लिए शूट करी थी, हमने एक इंस्टाग्राम सीरीज़ की थी भाव की, उसके लिए हम शूट कर रहे थे, और वो शूट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, और वहाँ पे मैं आई थिंक 24 आवर्स का शूटिंग हमने पूरा किया ऐसे विदाउट स्लीपिंग, और फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद मुझे ये कसे विसरू का शूट था, और वो रात में था आई थिंक 2 बजे,
क्योंकि वो एक एक्सीडेंट का सीन था, वो रोड पे करना था, तो पुलिस की परमिशन मिली थी, वो उस टाइम की मिली थी, तो मैंने स्ट्रेट 35 आवर्स का शूटिंग किया था वो। तो चेहरे पे ऐसे दिख नहीं रहा है कि मैं थक गई हूँ, लेकिन बहुत थक गई थी। तो कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता कि हम कैसे शूट करते हैं या फिर क्या करते हैं, बट शूट के बाद जब कभी गलतियाँ निकालते हैं ना, तो लोग तो बहुत बुरा लगता है कि अरे पता नहीं है यार तुम्हें हमने कैसे शूट किया है वो। That's mad. I think that's true. लोगों को पता नहीं है कि कितनी बड़ी टीम जाती है हाँ, video क्या के करते हैं, कैसे मेहनत होती है। But is this the max you work? 35 hours? Is that the max? Yes. Have you Straight worked? 35 hours, हाँ, Oh straight. man, ये एक almost 2 days. हाँ. That's crazy. Also, I've also seen the social work that you do. It's very inspiring. I want to know इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? Why did you start with this? नहीं, मुझे बचपन से ही ऐसे मदद करना लोगों की अच्छा लगता था, और तब ऐसे होता था कि यार पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं इसकी मदद करती, उसकी मदद करती। जब अभी पैसे कमाना मैंने चालू किया, तो मेरी आई हमेशा बोलती है कि जितना दोगे उससे ज़्यादा कमाओगे। तो मैंने एक बार ऐसे ट्राई किया था कि मेरे पास बहुत कम पैसे थे और मुझे एक की मदद करनी थी, और मैंने वो की थी कि ये सोच के कि आई बोलती है ना कि जितना दोगे उससे ज़्यादा कमाओगे, तो चलो दे के देखते। तो मैंने दिया, उनकी मदद की, वो इंसिडेंट सब हो गया, और अचानक से सच में मेरे पास जितना दिया उससे डबल आ गया। और मैं सोचा कि कैसे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला और पैसे आ गए। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी बार ट्राई करते हैं। दूसरी बार ट्राई किया, तब भी ऐसे ही हुआ कि बस मैं, जब कम होता है ना आपके पास, फिर भी आप दूसरे की मदद करते हो, लेकिन दिल से कि मुझे ये करना है। ऐसे नहीं कि अभी मुझे मिलेगा तो मैं कर रही हूँ, ऐसे नहीं है, बट करो दिल से उसकी मदद, और हो जाता है सब। तो मैं तब से मदद करती हूँ जितना मुझसे हो सके। ऐसे नहीं है कि मैं अभी सबकी मदद करना मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मेरा भी कुछ फ्यूचर है, मुझे भी कुछ करना होता है लाइफ में, बट जितना हो सके मैं करती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं करती हूँ, सोशल मीडिया पे जो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरे ऊपर भरोसा रख के मदद करते हैं। एक ये था कि हमें एक आश्रम में मदद करनी थी, मैंने बस एक स्टोरी डाल दी थी कि मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, तो लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे कि अरे नहीं तो मैं ऐसे सोचूंगी ना कि मैं क्यों इसके अकाउंट में पैसे डालूं, तब मैंने खुद के अकाउंट में पैसे लिए थे, मेरी बहन के अकाउंट में पैसे लिए थे। एक दिन में हमने 1.5-2 लाख रुपए जमा करके उनकी मदद की थी। तो मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उसमें से बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और वो मदद करते हैं। That's amazing. But do you also have like a future plan कि मुझे ये करना है सोसाइटी के लिए, स्पेसिफिकली कुछ है? बहुत ज़्यादा है। मैं 1 साल से NGO ओपन करने का मेरा जो है ना सपना, वो ऐसे मतलब उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन फाइनली अभी नए साल में वो हो जाएगा होपफुली, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उतना टाइम, उससे ज़्यादा टाइम अभी निकल गया है, लेकिन वो हो जाएगा। मुझे जो मैं कर रही हूँ ना, उसमें से थोड़ा पार्ट सोसाइटी के लिए देना अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि हर बार गरीब लोगों के लिए हर बार कोई ना कोई खड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ चाहिए होता है ना तो वो मांग नहीं पाते कभी। जब मैं 9th-10th में थी तो ऐसे लगता था कि यार लैपटॉप चाहिए, यार लैपटॉप हो जाए, लेकिन दिख रहा था कि घर में नहीं, पापा नहीं दे पाएंगे, माँ नहीं दे पाएगी। ऐसे लड़की को या ऐसे लड़के को जो पढ़ाई में अच्छा है, उसको अगर कोई लैपटॉप भी देना तो भी उसको एक बूस्ट मिलता है। ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ रास्ते पे बैठे हुए गरीब को ही आप कुछ दो तो आपको पुण्य मिलेगा। कोई ऐसा होता है जिसको पढ़ाई में भी आप बूस्ट दो ना तो भी आपको पुण्य ही मिलेगा, तो वो मुझे करना अच्छा लगता है। Okay, अब this became very heavy, so we will skip into our game segment. Now what I will do here, it's called Instagram Rewind with Coconut Hearted Girl, जहाँ मैं आपको आपकी Instagram pictures दिखाऊंगी, and you need to tell me the behind the story of it, or if you have a memory associated to it, then what it is. ठीक है? अभी मेरी मेमोरी 70 दिन के बाद, बिग बॉस के बाद थोड़ी गई है, और फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। मैं तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे हम। इंस्टाग्राम क्या है ये पता भी नहीं था, पहले तो मुझे व्हाट्सएप भी पता नहीं था कि व्हाट्सएप क्या है। जब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पे आईडी वो ओपन की तो ऐसे था कि कुछ तो पोस्ट करना होता है, यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स ही, तब पिक्चर्स ही आते थे ना, रील्स वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं सोचा अच्छी पिक्चर्स पोस्ट करो तो फिर फॉलोवर्स मिलते हैं, ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने पिक्चर के लिए वो सनसेट बीच, और क्या कोकन में है तो सनसेट बीच ऐसा कुछ तो पिक्चर पोस्ट करते हैं, ऐसा वाला वो पिक्चर रैंडम। ओके, तो थॉट प्रोसेस कुछ था नहीं इसका? हाँ, इसके पीछे यही थॉट प्रोसेस था कि अच्छी पिक्चर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम ऐसे यूज करना है, ये सीखने को मिला। ओके, दिस इज द सेकंड इमेज। ये मेरे फ्रेंड ने क्लिक किया था जब हम मनाली गए थे। मैं पहली बार मनाली गई थी और हामटा गई थी, वहीं पे मैं जाती हूँ हमेशा, वहाँ पे बहुत सुकून है।
तो उनके यहाँ पे, और मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स थे, तो मैं मेरा फ़ोन लेके हर एक फ्लावर का पिक्चर खींच रही थी। तो वो इतने पिक्चर्स का करेगी क्या, क्योंकि बहुत सारे थे। तो उसने तब मुझे ऐसे आवाज़ दे के वो पिक्चर खींची थी, अंकिता ऐसे करके, और मैंने ऐसे देखा था। वो रियल कैंडिड हो गया ये तो। वो रियल कैंडिड है। अभी मैं फेक कैंडिड देती हूँ, बट वो रियल है। रियल कैंडिड की खूबसूरती तो भाई कुछ और। ओके, दिस इज द थर्ड इमेज। ये मेरे दोस्त ने, अरे बहुत पुराना पिक्चर है ये, मेरे दोस्त ने फोटोग्राफी सीखी थी, उसने कैमरा लिया था और वो बोला था कि अंकिता मेरे लिए कुछ मॉडलिंग करेगी क्या। मैंने बोला कुछ नहीं आता मुझे, तो वो बोला मैं दिखाऊंगा तुझे, बस तू पोज दे ऐसा करके। तो उसने ऐसे मुझे पोज बताई थी, मैंने वो किया था। प्रोफेशनल फोटोग्राफर था? नहीं, वो उसने भी इंजीनियरिंग की है। अच्छा। बस उसको पैशन था कि फोटोग्राफी सीखनी है, उसने कैमरा लिया था, तो उसने मॉडल उसको नहीं, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था, तो उसने बोला कि फ्री की तू है तो आ जा ऐसे ही और ट्राई कर ले। तब मैं सोशल मीडिया पे, मेरा प्राइवेट अकाउंट था, बट ऐसे ही खींचा था वो। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन। गुड़ी पाड़वा, ये मैंने 2019 में गिरगांव ध्वज पथक ज्वाइन किया था। गिरगांव में बहुत बड़ी गुड़ी पाड़वा की एक रैली होती है, उस यात्रा में मैं गई थी, तो तब ये झांझ और ढोल में बजाती हूँ, तो तब का पिक्चर है ये। ढोल भी बजाती हो? Yes. भाई आप मल्टी टैलेंटेड, तो अलग लेवल मल्टी जो बचपन में नहीं कर पाई, क्योंकि हम गांव में रहते थे, उतना ये नहीं मिला था, एक्सेस में नहीं मिला था, ये करो वो करो, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ नहीं मिला था। वो सब मैं इच्छा मेरी इधर पूरी कर रही हूँ अभी मुंबई में। ग्रेट यार, दिस इज द नेक्स्ट वन। ये तो रीसेंट है, ये 21 के बाद जब मैंने मेरा ये सोशल मीडिया का जर्नी चालू किया, तब श्रेयस दादा का एक फिल्म आई थी उनकी, आपड़ी थापड़ी करके, मराठी, तो उसका प्रमोशन था, तो उस प्रमोशन के लिए मैं गई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो तब का ये फोटो है। हाउ डू यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्रिएटर थे आप? हाँ, तब क्रिएटर थी इसलिए। दिस 2020, हाँ, ये मुझे एक अवार्ड मिला था कि जो मैं सोशल मीडिया पे कर रही हूँ उसके लिए, महाराष्ट्र सम्मान ऐसे कुछ तो था। सेम डे मेरा इसका यूट्यूब का प्ले बटन वो आया था, और फिर मैंने मोबाइल भी सेम डे लिया था, 1 TB। तब 1 TB लेना मतलब 1 TB लिया मैंने, फाड़ के जो मिला एक दिन में। तो एक ही दिन में सब चीजें हो गई, तो मैंने ऐसे सब एक साथ लेके ऐसे फोटो डालती कि कुछ तो हो रहा है, अच्छा ही होगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन। ये एक रियलिटी शो आता है, चला हवाई उद्या करके, मराठी रियलिटी शो। वहाँ पे हमें कुछ सिलेक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया था। तो मैं गई थी, तो मैं मेरी 2 बहनों को भी साथ लेके गई थी कि शूट कैसे होता है वो देखो, चलो मेरे साथ। 2 बहनें हैं? हाँ, क्यूट हो यार आप। तो क्या सीखा क्या लड़कियों ने वहाँ पे? वहाँ पे सीखा कि टीवी पे बैठ के शोज देखा करो, शूट पे कभी मत जाया करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतना टाइम गया, 11 बजे चालू हुआ था शूट, सुबह 11 बजे, जो 3-4 बजे खत्म हुआ, अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे। ओह माय गॉड। तो उनको ऐसे हुआ, नहीं हम घर बैठ के 1 घंटे का एपिसोड देख लेंगे, बट शूटिंग पे नहीं आना है। अरे तो उनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, दोनों को नहीं है। रियली? दोनों को इंटरेस्ट नहीं है। ओह वाओ यार, मुंबई आके भाई। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन। अरे इसके बारे में मैं क्या बोलूं। बता दो कोई, व्हाई, वेयर द आइडिया ऑफ द मर्ज केम फ्रॉम? ऐसा कुछ नहीं था, ये तो स्लैंग हमारे इधर यूज करते हैं कि अगर किसी को गुस्सा आ जाता है तो ऐसे बोल देंगे गायब, मतलब इसका मतलब है गायब कर दूंगी, ना इसको करूँ ताकि गायब कर दूंगी यार तुझे, ऐसा वाला है वो। ओके। तो ये मैंने ऐसे ही किसी वीडियो में बोला था और वो बहुत फेमस हुआ था, तो उसके बाद इसका ये मर्ज बना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस बिग बॉस में हुआ। कि मैंने ऐसे पहना था और फिर बिग बॉस मेरे साथ बात कर रहे थे, और फिर मैंने उनको बोला कि आप खाना खाने के लिए आओगे क्या, ऐसे मैंने बोला। तो बोला आता था, लेकिन आपके टी शर्ट पे जो लिखा है वो पढ़ के मैं डर गया हूँ, ऐसे करके। और उसके बाद वो टी शर्ट इतना ये हुआ अभी रिसेंटली एक छोटी बच्ची मुझे मिलने आई थी, तो उसने वो ओवर साइज पहना हुआ था। मैंने बोला इसमें तो तेरे पापा आ जाएंगे, तो बोले हमारी साइज का है ही नहीं, इसलिए मैंने पहना है। अरे the last one has to be this image for me. I have a question about it after. जल्द ही मैं शादी करने वाली हूँ, तो ये हमारी पिक्चर है जो अभी रिसेंटली हमने खींची हुई है। Now this had to be the last image because I want you to tell the audience that doesn't know actually. आप और कुणाल मिले कैसे थे? नहीं, ये हमने बहुत सीक्रेट अभी तक रखा है कि शादी के टाइम पे ही बताऊंगी, तब तक नहीं बताऊंगी मैं। सब लोग पूछ रहे हैं लव स्टोरी के बारे में, बताओ ये बताओ वो बताओ,
तो मैंने बोला कि थोड़ा सब्र रखो, बताऊंगी सब लोग गैस करना तो शुरू कर देंगे, म्यूजिक डायरेक्टर है वो। हाँ आपने किया है काम तो किसी सेट पे मिले होंगे, बातचीत नहीं, उससे भी पहले मिले थे। बिफोर योर बताऊंगी। अरे यार, तो कितना इंतजार करना पड़ेगा इस जवाब के लिए? वो भी बताऊंगी। अरे यार, तो प्रपोजल के बारे में तो कुछ बता दो। नहीं, प्रपोजल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दोनों साइड से म्यूचुअली ये था, पता था, तो ऐसे कुछ प्रपोजल ऐसे हमारे इसमें था। अरे वो he didn't go on his knees and नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ। इतनी फिल्मी लाइफ मेरी है नहीं जितनी सोच रही हो। I mean, why not? इंडस्ट्री में आने के बाद भी इतनी फिल्मी लाइफ है नहीं, बस ऐसे था कि अभी मैंने रिसेंटली भी बोला था कि उसने फाइनल मुझे पूछा, क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी करूंगी, ग्रैंड वेडिंग करूंगी, या फिर ऐसा था? नहीं, भरोसा नहीं था लड़कों पे वैसे ऐसे कि कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, फिर 2 बहनें हैं, उनकी तरफ कौन देखेगा, कैसा होगा, जिम्मेदारियां बहुत आ जाएंगी, इधर की भी उधर की भी, तो कैसे होगा, बहुत सारे। तो उसने मुझे फाइनल एक बार ऐसे पूछा, तू कर रही है शादी या नहीं कर रही है, ऐसे पूछा था बस। अरे दैट इज सो क्यूट यार, और पक्का ऐसे स्टोरी निकलवा के रहूंगी मैं बड़ों के। नहीं, वेट, बिग बॉस करके आई हूँ। दैट्स ट्रू, स्किल्स तो है। नाउ आपके ट्रैवल पे आते हैं थोड़ा। आई लव योर ट्रैवल कंटेंट, व्लॉग्स आपके बहुत अच्छे हैं, बट इफ यू हैड टू चूज लाइक योर टॉप 3 प्लेसेस फ्रॉम ऑल द प्लेसेस यू ट्रैवल्ड, तो कौन सी जगहें होंगी? फर्स्ट इज तो हमटा जो मनाली में है वो। सेकंड दुबई है, आई से। ओके, क्योंकि बहुत पिक्चर्स के लिए बहुत सही जगह है, कि कोई भी फ्रेम लो, अच्छी पिक्चर पिक्चर आती है। के हिसाब से थोड़ी सोचेंगे सब। नहीं, बट दुबई इज आल्सो बेस्ट प्लेस टू विजिट, क्योंकि आप जहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने बहुत पढ़ा है दुबई के बारे में, हिस्ट्री उसकी, और अब जो है वो ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे किया होगा। थर्ड आई थिंक राजस्थान। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। कल्चर एंड एवरीथिंग। अब आपने शांति की बात की है, तो आई वांट टू नो, मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है आपके लिए शांति फॉर द वाली? काम? या घर। अरे घर में ही मिलती है शांति, और कहीं पे नहीं। एक मंदिर है गिरगांव में, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। स्वामी समर्थ का मंदिर है कांदेवाड़ी में। मंदिर में वहाँ पे मुझे कांदेवाड़ी एरिया है, ओके, वहाँ पे एक स्वामी समर्थ का मंदिर है, वहाँ पे बहुत सुकून कौन है। सा भगवान है ये? स्वामी समर्थ ये दत्त महाराज का ही एक अवतार है। ओके ओके, तो उस मंदिर में बहुत सुकून है, वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है वहाँ पे, और उसकी भी हिस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारा। वो एक रेड लाइट एरिया थोड़ा सा ऐसा है, वहाँ पे वो मंदिर है, लेकिन बहुत सुकून है वहाँ पे। उसकी कहानी क्या है उस मंदिर की, कुछ पता है? कोई मतलब एक वेश्या थी, उन्होंने वहाँ पे मंदिर ये किया क्योंकि उनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलता था ऑब्वियसली उस टाइम पे, तो उन्होंने एक मंदिर वहाँ पे बनाया, और अभी भी उनका जो एरिया है वो वहाँ पे वैसा ही है, और बाजू में मंदिर है। और बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सुकून है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इतने मतलब गिरगांव जैसे कंजेस्टेड और बहुत ट्रैफिक, अभी तो मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी चालू है उसकी वजह से और ट्रैफिक, लेकिन उस मंदिर में जाओगे ना तो बहुत सुकून है वहाँ पे। यार अब तो जाना है मुझे यार, जाओ पक्का, डन। नाउ आई वांट टू नो, ये सब आपका कंटेंट शुरू कहाँ से हुआ था? बिकॉज द फर्स्ट वीडियो जो हम यूट्यूब पे देखते हैं इज योर गाड़ी की वीडियो दैट यू, इज दैट द फर्स्ट वीडियो यू शॉट? हाउ डिड इट स्टार्ट यूट्यूब जर्नी? हाँ, यूट्यूब के लिए भी वो फर्स्ट था, लेकिन वो मेरे फ्रेंड ने ऐसे ही शूट किया था तो मैंने अपलोड कर दिया था। मैं इंस्टाग्राम पे ही मेरी जर्नी चालू हुई थी, छोटे छोटे वीडियोस करना वगैरह ऐसा, और तब लोग ऐसे बोलते थे कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे बड़ा थोड़ा सा मतलब हम ज़्यादा टाइम देख पाएंगे, ऐसा कुछ करो। तो फिर एक आई थिंक मैं मलाड मालवनी में एक जगह पे गई थी, जगह का नाम याद नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है मलाड का। वहाँ पे मैं हेल्प करने के लिए गई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, उनको खाना दो, ऐसा कोविड के आसपास ही। तो उसका मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट किया था, खुद ही एडिट करके खुद ही पोस्ट किया। कैसे पोस्ट करते, क्या होता है पता ही नहीं था, और यूट्यूब से भी पैसे कमाते हैं लोग, ये भी पता नहीं था। ओके, तो ऐसे ही जर्नी चालू की, जब लोगों ने बोला मतलब इंस्टाग्राम पे कि यूट्यूब पे कुछ करो, तो मैंने वो चालू किया। तो फर्स्ट वीडियो दैट यू शॉट यूट्यूब के लिए कार का ही वीडियो था क्या? आई थिंक कार का सेकंड था, फर्स्ट वो था मलाड में जो मैं स्लम एरिया में गई थी, वो फर्स्ट था आई थिंक, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये गाड़ी खरीदी कैसे, कौन से इनकम स्ट्रीम से था फिर? तब वो बिजनेस मेरा था, तो बिजनेस के इस पे मैंने वो कार ये की थी। कौन सा बिजनेस था वो? मैंगो का मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। तो
मैंगो का था और फिर कोकोनट Entrepreneur. प्रोडक्ट्स वगैरह वो सब था, तो बहुत ज़्यादा ये था, तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छी कार लेते हैं ताकि आई बाबा को घुमाऊंगी मस्त कार में, तो अरे तब मैंने वाह। वो कार ली थी। Such a amazing daughter yeah you are. बहुत cute हो आप. But talking about your business, my next question was going to be about all of this क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें करते हो. You're an entrepreneur, you're a creator, you do social work. But which one of these do you do for yourself? आपको सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलती है? सोशल वर्क से। बट वहाँ पे मुझे ऐसे ज़्यादा लोगों के पास पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता कि अरे ये दो फिर हम ये करेंगे। अगर मेरे पास है तो मुझे करना है, ऐसे चाहिए कि अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मुझे 10 लोगों के पास मांग के मदद नहीं करनी है, मुझे करनी है वो मदद, और अगर मुझे करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, और उसके लिए ये सारे बाकी के सोर्सेस है। But tell us a little about the chronological order of all of these streams. Which one came first? Did you start your business first, then content creation? नो, उसका कंटेंट क्रिएशन फर्स्ट, कंटेंट क्रिएशन के बाद बिजनेस को, मतलब वैसे देखा जाए तो बिजनेस फर्स्ट, लेकिन बिजनेस जो चालू किया था वो इतना उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, और इन्फ्लुएंसर्स मेरे जेब के लिए पॉसिबल नहीं था इन्फ्लुएंसर्स को इतने पैसे दो और खुद का ब्रांड प्रमोट कराओ। Okay, तो उसमें ये था कि खुद इन्फ्लुएंसर बनो और खुद का ब्रांड, उसको बड़ा ब्रांड बनाओ। तब मेरे ब्रांड का नाम भी अलग था और उसका मुझे ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया और बिना नाम के प्रोडक्ट सेल करना चालू किया, तो लोग सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रख के वो प्रोडक्ट्स ले रहे थे। उस पर कुछ स्टिकर नहीं था, कुछ नहीं था, बस लोगों को भरोसा था कि ये जो भी बेच रही है, जो भी प्रोडक्ट्स लाके दे रही है वो अच्छे ही होंगे। इवन मैंगो का भी कुछ नाम नहीं था, बस कोकन के मैंगोज है ऐसा करके हम सेल कर रहे थे। अभी तो ब्रांड का अच्छा खासा नाम है और सब चीज़ें है। मेरा एक शॉप भी है जो नेटिव में ही है वहाँ पे, अभी मैं मुंबई में भी चालू करने वाली हूँ। तो वो सब हुआ ये कंटेंट क्रिएशन के बाद, क्योंकि आपको एक आपका खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद के ब्रांड के बारे में बोल सकते हो। कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि जितने मन चाहे मैं वीडियो बना सकती हूँ, जैसे चाहे मैं लोगों को बता सकती हूँ। तो वो उसके बाद हुआ, और फिर बड़े वीडियोस चाहिए लोगों को, तो फिर यूट्यूब पे शिफ्ट हो गई मैं। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट स्टार्टेड एट द सेम टाइम ओनली। हाँ, सेम टाइम ही बोल सकते हो। So I want to end this at a very fun note. I will give you a few Maharashtrian stereotypes. You need to tell me, do you agree to these stereotypes or not? And then give a reason, ठीक है? The first stereotype about Maharashtrians is Maharashtrians eat only vada pav and misal pav. ना, नहीं, मतलब मैं तो नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो अच्छा लगे मैं खाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि वड़ा पाव और मिसल पाव ही। लेकिन मुंबई में देखा जाए तो वड़ा पाव के बिना तो लाइफ नहीं चलती। मतलब जो भी मुंबई आता है वो वड़ा पाव, एक बार तो ऐसे ही होता है कि आज मैंने सिर्फ वड़ा पाव ही खाया। लंच डिनर यस। ऐसे फेवरेट डिश ऐसा कुछ है नहीं, बट पूरन पोली मुझे अच्छी लगती है। I've heard that a lot about Maharashtrians. The second stereotype is Lavani is the only dance form in Maharashtra. नहीं, लावनी तो है ही, बट बहुत सारे रीजन के हिसाब से अगर जाओ तो बहुत कुछ है। कोरी डांस इज ऑल्सो फेमस, लावनी तो है ही, बहुत सारे ऐसे फोक भी है तो वो फेमस है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही है। Do you dance also? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बोलना भी मत। ढोल तो बजाते हो आप? ढोल बजाना और डांस कितना फर्क है। मैं ढोल को लेके ऐसा कुछ कर सकती हूँ, बट डांस नहीं। बिग बॉस में ही मुझे इतना ये होता था कि सुबह गाना बजेगा तो डांस करो, आता ही नहीं है, कहाँ से डांस करूँ। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे जिनको आता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि ओके ठीक है चलो। अरे वाह, ओके। The third stereotype is Maharashtrians are always late because of the traffic. तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? आज मैं लेट आई हूँ? और आप तो यही थे यार। अब ऑन टाइम। मैंने वैसे ही प्लान किया। हाँ, महाराष्ट्रियंस प्लान करते हैं, ऐसा नहीं कि सब महाराष्ट्रियंस, बट करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। हाँ, मैंने डे के हिसाब से प्लान किया। तो इस दिन यहाँ पे शूट रहेगा तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे, फिर मैं यहाँ पे ऐसे पहुँचूंगी। हाँ, जो मैंने टेक्स्ट भी किया आपको, हम स्केड्यूल देखना पड़ेगा आज तक। हाँ, प्लीज देख के बता दो। ओके, द फोर्थ वन इज, आई डोंट नो इफ दिस इज एप्लीकेबल, बट ओनली Punekars are strict about grammar. Do you think that's true? नहीं, ये तो मिसकंसेप्शन है उनके बारे में। बेचारों को बहुत ट्रोल किया जाता है। बट मैंने बहुत सारे पुणेकर्स का ही ग्रामर करेक्ट किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही स्ट्रिक्ट है। कुछ लोग जो लैंग्वेज के ऊपर जिनकी ऐसे थोड़ी मास्टरी है, वो लोग ही स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि वही स्ट्रिक्ट है पुणे वाले। Now the last one is kokum is a mandatory ingredient in every Konkani dish. Yes. True. हाँ। You agree?
Okay, great. कम तो चाहिए. I know you're a big, you celebrate Ganesh Chaturthi in a very grand way. So let's just end this with talking about your family and your wife celebrating this festival. गणपति मतलब मैं, जिन्होंने बिग बॉस देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि मैं गणपति कितना मिस कर रही थी वहाँ पे, और नहीं रह पाती मैं गणपति के वो सेलिब्रेशन के बिना. और कोकण में गणेश चतुर्थी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा. मुंबई तो आधी खाली हो जाती है जब गणेश चतुर्थी आती है, तो सारे कोकणी लोग वहाँ पे चले जाते हैं अपने अपने घर में, और वो सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होता है हमारे लिए. इतना बड़ा हम दिवाली का भी सेलिब्रेशन नहीं करते जितना वो गणपति का होता है, कि अभी से भी चालू हुआ रहेगा लोगों के दिमाग में कि अगले साल गणपति के लिए क्या करना रहता है. True. तो वो डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब हमारे यहाँ पे. मतलब अगर कोकण में लोग आते हैं और गणेश चतुर्थी देखते हैं तो उनको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है लोगों की वहाँ पे कि गणपति के बारे में, जितनी बाकी कहीं पे भी नहीं देखने के लिए मिलती है. वहाँ पे किसी के भी घर में जाओ, भजन चालू होता है, या फिर किसी के घर पे भी जाओगे तो भी खाना मिल जाएगा तुम्हें, और बहुत मज़े होते हैं. तो वो फीलिंग ही अलग है, वहाँ की कोकण का वाइब भी अलग है. जब मैं मुंबई आई थी, एक ही बार शायद मैं मुंबई में मैंने यहाँ का फेस्टिवल देखा था, क्योंकि इतने बड़े गणपति मैंने कभी नहीं देखे थे. और यहाँ पे गणपति 8-10 दिन पहले ही आ जाते हैं मंडप में, वो आगमन वगैरह होता है. हमारे यहाँ पे वैसे आगमन नहीं होता, गणपति एक दिन पहले ही आ जाते हैं या फिर सेम डे पे आते हैं. सो गणपति इज़ प्योरली इमोशन फॉर ऑल कोकनी पीपल, और सबको आना चाहिए. तुम भी आओ इस साल गणपति के लिए. आपने बुला दिया, आप तो मैं आ जाऊंगी यार. But is there a particular memory that you three sisters have from this festival back at home? हर साल अलग मेमोरी होती है, हर साल की एक नई कहानी होती है. बट कुछ नहीं, साथ में बैठ के मोदक बनाओ. हर साल किसी ना किसी का तो अच्छा बनता है, किसी का खराब बनता है, बट ट्राई करते रहो. आई को कंपटीशन, बस यही मजा. झगड़े वगड़े होते हैं फेस्टिवल? बिल्कुल नहीं, फेस्टिवल में तो नहीं. क्या झगड़े करेंगे, करना तो हमें ही ये सब, तो झगड़े करके क्या करेंगे. अरे किसी ने कुछ किया नहीं तो उसको डेकोरेशंस पे झगड़े होते हैं कि नहीं मुझे ये फूल लगाना था, तूने ये क्यों लगाया, वो वैसे करना था, ये कैसे किया, ये क्यों किया. Very cute, yeah. With that we come to the end of our conversation with Ankita. आपके लिए कैसा था ये conversation? बहुत मस्त, मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm so glad to hear that. Make sure you all follow us for more such conversations. For now, let's say bye to her. Bye.